वेलकम टू गुरुकुल चैनल। मैं हूं गिरीश गर्ग। लास्ट दो वीडियोस पे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, हमने उसके मेन फीचर्स को देखा, लाइक मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग। उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखा, लाइक सिस्टम कॉल, सिस्टम प्रोग्राम्स क्या होती हैं, डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं। आई होप कि अभी तक का हमारा सभी कॉन्सेप्ट क्लियर है हमें। इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम ओएस स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ओएस स्ट्रक्चर्स हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट सभी का सेम है जो अभी तक हमने समझा है। जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, ओएस की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हुई, और डिफरेंट डिफरेंट के ओएस स्ट्रक्चर्स इंट्रोड्यूस किए गए। सबसे पहले जो हमारा ओएस स्ट्रक्चर है वो एकदम सिंपल स्ट्रक्चर है। उसके अंदर हमने डिवाइड किया कंपोनेंट्स के अंदर। मींस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को हमने अलग कंपोनेंट में रखा, सिस्टम प्रोग्राम्स को हमने अलग कंपोनेंट में रखा, डिवाइस ड्राइवर्स हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि हमने क्या था और उसको हमने एक अलग कंपोनेंट्स में रखा। लास्ट में आते हैं हमारे रिसोर्सेज, हमारे हार्डवेयर। इसके अंदर किसी भी लेयर को या किसी भी कंपोनेंट को रिसोर्सेज को एक्सेस करना था तो उनके पास दो मेथड थे। आइदर वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकते थे, रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट कर सकते थे, या अपने रिस्पेक्टिव लेयर्स को रिक्वेस्ट कर सकते थे रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए। इस तरह की लेयर में एक इशू था। ये सबसे सिंपल स्ट्रक्चर था। इसके अंदर एक इशू इंट्रोड्यूस हुआ कि अगर कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम या सिस्टम प्रोग्राम, लेट्स से कोई भी लेयर का जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट हो रहा है एंड वो रिसोर्सेज को डायरेक्टली एक्सेस कर रहा है। इन बिटवीन द प्रोसेस अगर कुछ उस प्रोग्राम में इशू क्रिएट होता है, पूरा कंप्लीट सिस्टम क्रैश कर जाता है, पूरा कंप्लीट सिस्टम होल्ड हो जाता है। ये एक मेजर इशू था। इसको रिजोल्व करने के लिए हमने सेकंड स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया जो था मोनोलिथिक स्ट्रक्चर। मोनोलिथिक स्ट्रक्चर को हम डायग्राम से देखेंगे। मोनोलिथिक ओएस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इस स्ट्रक्चर में हमने सेम हार्डवेयर रिसोर्सेज को एक अलग कंपोनेंट में रख दिया था। लेकिन जो लास्ट इश्यू हमें ओएस स्ट्रक्चर में आ रहा था कि एप्लीकेशन प्रोग्राम, सिस्टम प्रोग्राम्स और डिवाइस ड्राइवर्स रिसोर्सेज को डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहे थे, जिसकी वजह से अगर कोई क्रैश हो रहा था पूरा सिस्टम होल्ड पे चला जा रहा था। उस इशू को रिजोल्व करने के लिए हमारे जो फीचर्स थे, लाइक हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, हमारे सिस्टम प्रोग्राम्स, हमारे डिवाइस ड्राइवर्स, उनको हमने एक कंपोनेंट में कंबाइन कर दिया और उसका हमने नेम रख दिया कर्नल। उस कर्नल को एक्सेस करने के लिए हमने एक इंट्रोड्यूस कर दी लेयर जो थी सिस्टम कॉल इंटरफेस। रिसोर्सेज को अगर कुछ भी, ये यूजर्स को कुछ भी एक्सेस करना है तो उनको एक इंटरफेस कॉल प्रोवाइड कर दी हमने सिस्टम कॉल्स की, और उसके थ्रू वो रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते थे। बेसिकली हमने इंट्रोड्यूस कर दिया कर्नल, जिसमें हमने अपने कोर फीचर्स को डाल दिया, सभी कोर फीचर्स को, और रिसोर्सेज अब डायरेक्टली एक्सेस कर रहे थे कर्नल। कर्नल अब एक्सेस कर रहा था रिसोर्सेज को, एंड हमने एक सिस्टम कॉल इंटरफेस प्रोवाइड कर दी जिसके थ्रू यूजर्स एक्सेस कर रहे थे अपने रिसोर्सेज को। इससे एक नया इशू इंट्रोड्यूस हुआ कि हमने हमारे कोर फीचर्स या नॉन यूजेबल फीचर्स, सिस्टम प्रोग्राम्स को भी हमने बड़े कंपोनेंट में डिफाइन कर दिया और जिसको हमने नेम दे दिया कर्नल। इसकी वजह से इशू क्रिएट हुआ कि अगर हमें ओएस के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं या कोई नया फीचर हमें इंट्रोड्यूस करना है तो वो एक बहुत बड़ा टास्क बन गया था हमारे लिए। उसको रिजोल्व करने के लिए हमने नेक्स्ट स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया जो था लेयर स्ट्रक्चर। लेयर स्ट्रक्चर को भी हम डायग्राम से देखेंगे। लेयर स्ट्रक्चर को अगर हम डायग्राम से देखें तो हम लेयर स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि हमने अलग अलग लेयर्स में अलग अलग कंपोनेंट्स को रख दिया। हार्डवेयर का हमने अलग कंपोनेंट रख दिया, सिस्टम प्रोग्राम्स को भी हम एक अलग कंपोनेंट में रख सकते हैं, बैक स्टोरेज को हम अलग कंपोनेंट में रख सकते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट प्रोग्राम्स को हमने अलग कंपोनेंट में रख दिया। डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को हमने डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स दे दी, जिससे हमारा जो पहले इशू आ रहा था कि हमने सब कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर दी थी, सभी को एक कंपोनेंट में रख के या एक लेयर में रख के कर्नल को इंट्रोड्यूस करके वो हमने रिजोल्व कर दी। हमने अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग अलग लेयर दे दिया। इससे कुछ एडवांटेज भी आया हमारे पास कि डीबगिंग जो थी हमारी वो इजीली हो रही थी अब, कि अगर कुछ लेयर में कुछ इशू है, किसी पर्टिकुलर लेयर में इशू है, तो हम उस पर्टिकुलर लेयर को डीबग कर रहे थे, उस पर्टिकुलर लेयर का इशू रिजोल्व कर रहे थे और वापस से हमारा ओएस स्ट्रक्चर को हम रन कर रहे थे। डीबगिंग बहुत इजी हो गई थी हमारा। अगर हमें कुछ नया इंट्रोड्यूस करना था तो हम नई लेयर को इंट्रोड्यूस कर दे रहे थे, तो हमारी डेवलपमेंट भी इजीली हो पा रही थी इसके अंदर। इसके साथ लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी आई। डिसएडवांटेज ये थी कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स इंट्रोड्यूस हो गई। सबसे पहले जब हम ओएस डिजाइन कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना हो रहा था कि कौन सी लेयर किसके अंडर आएगी, या रिस्पेक्टिव लेयर्स जो हमारे कंपोनेंट के बाद रहेंगी वो कौन सी रहेंगी। लेट्स से कि अगर हम मेमोरी मैनेजमेंट प्रोग्राम्स को रख रहे हैं तो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हमारे नीचे आएंगे, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हमारे उसके ऊपर आएंगे। इस तरह के जो डिजाइन थे हमने उनको ध्यान में रखना था और हमें पर्टिकुलरली उसी वे में उस लेयर स्ट्रक्चर को डिजाइन करना था जिससे सभी प्रोग्राम्स हमारे करेक्टली रन कर पाए। सेकंड डिसएडवांटेज ये थी कि अगर हमारी अपर लेयर्स को कुछ रिसोर्सेज को एक्सेस करना है
तो हमारा जो कम्युनिकेशन था वो थ्रू आउट द लेयर्स ट्रेवल करता था, जिसकी वजह से जो सिस्टम प्रोग्राम्स में मॉडिफिकेशन के चांसेस ज्यादा रहते थे। हमारा मैसेज ट्रांसफर कर रहा है तो चांसेस ज्यादा है कि हमारा जो मैसेज है वो मॉडिफाई हो जाए जब तक वो डेस्टिनेशन पर रीच करेगा। ये एक मेजर डिसएडवांटेजेस थे, दो मेजर डिसएडवांटेजेस थे लेयर स्ट्रक्चर में। इनको रिजोल्व करने के लिए नेक्स्ट लेयर स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया जो था माइक्रो कर्नल स्ट्रक्चर। इसको भी हम डायग्राम से देखते हैं। माइक्रो कर्नल स्ट्रक्चर को हम देखें डायग्राम से, तो हम डायग्राम से देख सकते हैं कि हमने जो लास्ट हमने पढ़ा था यूजर मोड एंड कर्नल मोड, हमने बेसिकली उसी स्ट्रक्चर में इसको ऑर्गेनाइज कर दिया। अभी तक जितने भी ओएस स्ट्रक्चर्स थे सभी कर्नल मोड में एग्जीक्यूट हो रहे थे। उनमें एक इशू था कि अगर डायरेक्टली वो रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहे हैं तो सिस्टम फॉल्ट कर सकता था। अगर इसको हमने कर्नल मोड और यूजर मोड में डिवाइड कर दिया, जो एसेंशियल्स फीचर थे हमने एक कर्नल में रख दिए जिसको हमने नेम दे दिया माइक्रो कर्नल। जितने भी एसेंशियल्स प्रोग्राम्स थे हमारे उसको हमने माइक्रो कर्नल्स में रख लिया, और बाकी जितने भी हमारे प्रोग्राम्स थे, हमारे सर्वर्स थे या हमारे कंपोनेंट्स थे, उसको हमने यूजर मोड में डाल दिया। यूजर मोड्स में अगर किसी को भी एक्सेस करना था हार्डवेयर को, तो कर्नल को रिक्वेस्ट करता था और रिसोर्सेज को एक्सेस कर लेता था। बेसिकली इसके अंदर हमारे ऑलमोस्ट ऑल इश्यूज, सभी इश्यूज सोल्व हो रहे थे। लेकिन इसके अंदर एक डिसएडवांटेज था जिसमें था कि ओवरहेड स्टिल एग्जिस्ट कर रहे थे। मींस कि अगर यूजर मोड से कर्नल मोड पे हम रिक्वेस्ट डाल रहे हैं रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए, मींस हम कुछ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन डायरेक्टली नहीं हो रहा था रिसोर्सेज के साथ। इसकी वजह से कुछ मैसेज जा रहा था जिसकी वजह से ओवरहेड स्टिल एग्जिस्ट कर रहे थे। ओवरऑल ये सबसे बेस्ट ओएस स्ट्रक्चर था फ्रॉम द प्रायर वंस। इसको भी सॉल्व करने के लिए हमने एक ओएस स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया, वो था मॉड्यूलर स्ट्रक्चर। मॉड्यूलर स्ट्रक्चर का अगर हम डायग्राम देखें, इट इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रक्चर। मॉड्यूलर स्ट्रक्चर का अगर हम डायग्राम देखें तो मॉड्यूलर स्ट्रक्चर में हमने हर कंपोनेंट्स को मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया था। डिफरेंट मॉड्यूल्स डायरेक्टली एक्सेस कर रहे थे कर्नल को। इसमें भी हमने सिमिलर वे में एक माइक्रो कर्नल बनाया था, कोर कर्नल बनाया था, जिसके अंदर हमारे एसेंशियल प्रोग्राम्स को हमने डिफाइन कर दिया था जो डायरेक्टली रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहे थे। एंड यूजर मोड के अंदर हमने मॉड्यूल्स को डिफाइन कर दिया, डिफरेंट मॉड्यूल्स को, लाइक शेड्यूलिंग क्लासेस को, फाइल सिस्टम को हमने अलग मॉड्यूल में डिफाइन कर दिया। जो हमारे सिस्टम कोर्स थे हमने उनको अलग मॉड्यूल में डिफाइन कर दिया। स्ट्रीमिंग जो मॉड्यूल्स थे हमने उनको अलग कंपोनेंट में डिफाइन कर दिया। डिवाइस ड्राइवर्स को, बस ड्राइवर्स को हमने अलग कंपोनेंट में डिफाइन कर दिया। ये बेटर था लेयर स्ट्रक्चर से भी, क्योंकि डायरेक्टली हम लेयर्स में भी ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे, और हमारा जो कर्नल था इसके अंदर प्रोडक्टिव था। मींस कि डिफरेंट मॉड्यूल्स को अपना इंटरफेस मिला होता है, जिस इंटरफेस के थ्रू वो पर्टिकुलरली रिक्वेस्ट करके कर्नल से कम्युनिकेट कर सकते थे। इवन इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर मॉड्यूल्स को भी इंटर कम्युनिकेशन करना है, मींस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है, तो वो भी फिजिबल था। तो रिक्वेस्ट करके डिफरेंट मॉड्यूल्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते थे। दिस इज द बेस्ट ओएस स्ट्रक्चर अमंग ऑल। आई होप ओएस स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आए सभी को। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो को, क्योंकि हमारी कोडिंग प्लेलिस्ट इसके बाद जस्ट स्टार्ट होगी। आई होप कि हमारे बेस क्लियर हो उस प्लेलिस्ट को स्टार्ट करने से पहले। थैंक यू।